फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम जो भारत के भूगोल में पढ़ रहे थे जल परिवहन, हम जल परिवहन तक पिछले क्लास में कंप्लीट किया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के हस्तलिखित नोट भारत का भूगोल। आज हम जल परिवहन के बारे में देखेंगे और इससे यहीं पर हमने कल छोड़ दिया था। तो आंतरिक जल परिवहन एवं अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन ये दो प्रकार का होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन समुद्री मार्गों के द्वारा बंदरगाह से व्यापार संभव हो पाता है, अर्थात समुद्री मार्गों के द्वारा बंदरगाहों से व्यापार संभव हो पाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन भारत में बड़े बंदरगाहों पर नियंत्रण या देखरेख केंद्र सरकार के द्वारा होता है, जबकि छोटे और मध्य वर्ग के बंदरगाह समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जिस पर नियंत्रण राज्य सरकार का होता है। भारत में कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या देखा जाए तो ये 15 है, जैसे इनमें से सर्वाधिक बंदरगाह तमिलनाडु में हैं, जैसे तूतीकोरिन, चेन्नई और एचोर जो है ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई और न्याहा सेवा ये महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। भारत में लगभग 200 से अधिक छोटे जो मध्य वर्ग के बंदरगाह हैं, जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या महाराष्ट्र में है। गुजरात में बंदरगाहों की जो संख्या है, गुजरात में बंदरगाहों का नाम जो कांडला बंदरगाह गुजरात में है। मुंबई और न्याहा सेवा जो है ये महाराष्ट्र में है। मार्मुगांव गोवा में है और न्यू मंगलोर जो है ये कर्नाटका में बंदरगाह है। वही कोच्चि का बंदरगाह केरल में स्थित है। तूतीकोरिन, चेन्नई और एचोर जो बंदरगाह है ये तमिलनाडु में देखने को मिलता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। पारादीप उड़ीसा में है। हल्दिया और कोलकाता जो है ये वेस्ट बंगाल में बंदरगाह है। अब हम एक एक बंदरगाहों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जैसे कि कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, जिसका विस्तार देखा जाए तो ये गुजरात में कच्छ की खाड़ी में देखने को मिलता है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में कांडला बंदरगाह का विस्तार है, जिसका निर्माण 1950 ईस्वी में किया गया था। कांडला बंदरगाह का निर्माण जो है 1950 में किया गया। इसे हम ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं, ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता। इसे फ्री ट्रेड जोन अर्थात मुक्त व्यापार केंद्र घोषित कर रखा है। इसे 2017 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। कांडला बंदरगाह का निर्माण कराची बंदरगाह के पाक में चले जाने के कारण हुआ था। कांडला बंदरगाह का जो निर्माण है कराची बंदरगाह का पाकिस्तान में चले जाने से कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया। मुंबई बंदरगाह एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है, जिसका विस्तार देखा जाए मुंबई बंदरगाह का महाराष्ट्र में है। ये साल सेट द्वीप पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक व्यस्ततम बंदरगाह है और इसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी कहा जाता है। यहाँ से मुख्यतः सूती एवं ऊनी कपड़े, चमड़े का सामान, पेट्रोलियम, मैंगनीज, मशीन इंजीनियरिंग सामान आदि का निर्माण किया जाता है। जहरवा अर्थात इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार अर्थात गेटवे ऑफ इंडिया को कहा जाता। न्याहावा सेवा बंदरगाह ये भी इसका जो विस्तार महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के व्यस्तता को कम करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। यह पूर्णतः यंत्र चालित बंदरगाह है, जिसको कंप्यूटराइज्ड पोर्ट कहा जाता है। अर्थात कांडला बंदरगाह अर्थात जो है न्याहावा सेवा बंदरगाह के ये जो मुंबई बंदरगाह के भीड़ को कम करने के लिए न्याहावा सेवा बंदरगाह का स्थापना किया गया था, जिसका विस्तार मुंबई में देखने को मिलता है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह इसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया। इसे भारत का कंटेनर बंदरगाह भी कहते हैं।
मामूगांव बंदरगाह। तो मामूगांव बंदरगाह जो है इसका विस्तार गोवा में देखने को मिलता ज्वारी नदी के किनारे मुहाने पर स्थित बंदरगाह है। यह बंदरगाह 1970 तक ईरान के साथ सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह था। यहाँ से लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है। कहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो ये मामूगांव बंदरगाह से लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे न्यू मंगलोर बंदरगाह, जिसका विस्तार कर्नाटक में देखने को मिलता, अर्थात न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में इसका विस्तार है। इसे भारत का कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं। विश्व का कॉफी बंदरगाह सेंटोक्स अर्थात जो ब्राजील में है उसे कहा जाता है। जहरवा में इस बंदरगाह से लौह अयस्क अर्थात कुंद्रमुख पहाड़ी, ग्रेनाइट, काजू, कहवा, लकड़ी आदि का निर्यात किया जाता है। इस बंदरगाह से लौह अयस्क, ग्रेनाइट, बालू, कहवा, लकड़ी आदि का निर्यात किया जाता है। कोची बंदरगाह का विस्तार केरल में देखने को मिलता है। इसे क्वीन ऑफ अरबियन सी अर्थात अरबों की रानी भी कहा जाता है। अरबों की रानी कोची बंदरगाह को कहते हैं। इसे हम मसाला बंदरगाह भी कहा जाता है। इस बंदरगाह के समीप कोच्चियन शिपयार्ड अर्थात जहाज बनाने की कंपनी भी यहीं पर स्थित है। आगे तूतीकोरिन बंदरगाह का जो विस्तार तमिलनाडु में देखने को मिलता, मन्नार की खाड़ी में। भारत श्रीलंका के मध्य सर्वाधिक व्यापार करता है। भारत जो है श्रीलंका के मध्य सर्वाधिक व्यापार करता, इसे भारत मोती बंदरगाह भी कहा जाता है। तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट जो है 2011 में परिवर्तित करके चिदम्बरम नारपोर्टियल कर दिया गया। चेन्नई बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है, जिसका विस्तार तमिलनाडु में चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित बंदरगाह है, जिसका निर्माण 1862 में भारत का प्राचीनतम बंदरगाह कहते हैं। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। एचोर बंदरगाह, जिसका परिचालन 2001 और निर्माण एशियाई विकास बैंक के द्वारा किया गया था। तो जिसका विस्तार एचोर बंदरगाह का विस्तार तमिलनाडु में है। इसे कारपोरेट बंदरगाह भी कहते हैं। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह एचोर बंदरगाह है और देश का सबसे बड़ा पोर्ट है। देश का प्रथम पब्लिक कंपनी बंदरगाह है। प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह है। वर्ष 2014 में एचोर बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके कामराज बंदरगाह कर दिया गया। विशाखापट्टनम बंदरगाह, जिसका विस्तार आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह का विस्तार ये पटना में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह का जो विस्तार है आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ये बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ियों से घिरा है, जिससे कि सुरक्षित है। ये बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ियों से घिरा है, जिससे ये सुरक्षित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम बंदरगाह के समीप स्थित है। ये भारत का एक प्राकृतिक एवं सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह का जो विस्तार है ये उड़ीसा महाद्वीप के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। इसे लौह बंदरगाह भी कहते हैं, क्योंकि इस बंदरगाह से लौह अयस्क एवं मैंगनीज जापान को निर्यात किया जाता है। इसे निर्यात प्रधान बंदरगाह भी कहते हैं। पारादीप बंदरगाह है, इसका जो विस्तार है उड़ीसा में है। ये महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। इसे लौह बंदरगाह भी कहते हैं, क्योंकि इस बंदरगाह से लौह अयस्क एवं मैंगनीज जापान को निर्यात किया जाता है। इसे निर्यात प्रधान बंदरगाह भी कहा जाता है। हल्दिया बंदरगाह का विस्तार
ये पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर है। हल्दिया बंदरगाह का जो विस्तार है ये है पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर है। इसे जूट बंदरगाह भी कहते हैं, जूट बंदरगाह भी कहते हैं। कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह का जो विस्तार ये पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के तट पर नेपाल तथा भूटान आयात निर्यात इसी से करते हैं। मतलब कि जो कोलकाता बंदरगाह है इसका जो विस्तार पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के तट पर नेपाल तथा भूटान में है। आयात निर्यात इसी बंदरगाह से करते हैं और इसी बंदरगाह के समीप डायमंड हार्बर कोलकाता में स्थित है। इसी बंदरगाह के समीप जो है डायमंड हार्बर कोलकाता स्थित है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया। आंतरिक जल परिवहन, ये नदियों, नहरों एवं झीलों के द्वारा परिवहन भारत किया जाता है। नदियों, नहरों एवं झीलों के द्वारा परिवर्तन, आंतरिक जल परिवहन अर्थात जो देश के अंदर परिवहन किया जाएगा। भारत के परिवहन में आंतरिक जल परिवहन का योगदान 1% से भी कम है। कारण है कि नदी के जल में उतार चढ़ाव है और कुछ प्राकृतिक अवरोध भी हैं। सिंचाई के लिए नदी जल का उपयोग किया जाता है और मानवीय कारण हैं। इसीलिए यहाँ भारत में जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन का योगदान 1% से भी कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नदी के जल में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और कुछ प्राकृतिक अवरोध भी हैं और सिंचाई के लिए नदी जल का उपयोग किया जाता है और मानवीय कारण के कारण यहाँ पे भारत में आंतरिक परिवहन का जो विस्तार देखने को मिलता वो 1% से भी कम मिलता है। 11वां अर्थात इम्पॉर्टेंस है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इंटरनेशनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है नोएडा में है। क्षेत्रीय कार्यालय, इस क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कोच्चि में देखने को मिलता है। इसका जो कार्य है भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का जो विकास है या रखरखाव व नियमन के लिए कार्य करता है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का कार्य भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, रखरखाव व नियोजन के लिए कार्य करना, ये क्षेत्रीय कार्यालय का कार्य है। केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम, केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया था, जिसका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में है। केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की स्थापना 1967 में किया गया, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर पटना में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो पटना में इसका हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, इसके अंतर्गत देश के 3 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। इन जलमार्गों की लंबाई 20,275 किलोमीटर है और ये 24 राज्यों में विस्तृत है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 ये 24 राज्यों में विकसित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 ये वर्ष 1986 में इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया था, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। 1620 किलोमीटर है। वर्ष 1986 में इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं 6, 4, 10,
515, तो ये कितना है टोटल 120 किलोमीटर, वो 1620। इलाहाबाद से पटना, पटना से फरक्का फिर हल्दिया तक इसका विस्तार 1620 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, ये गंगा प्लस भागीरथी प्लस हुगली नदी पर बना है। ये भारत के 4 राज्यों से होकर के गुजरता है, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल से होकर के गुजरता है। तो जिससे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो विस्तार है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, पटना में, फरक्का जो है ये झारखंड में, और फिर ये बांग्लादेश में हल्दिया हुगली नदी पर, जिसका विस्तार 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था 1988 में, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है और शदिया से डुबरी तक है। शदिया से डुबरी तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार है, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है शदिया से डुबरी तक, यहाँ पर इसका विस्तार ये देखने को मिलता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत का प्रथम जलमार्ग, जिसके माध्यम से 24 घंटे नौगम्य की सेवाएं हैं। भारत का प्रथम जलमार्ग है जिसके माध्यम से 24 घंटे नौगम्य की सेवाएं हैं, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। तीनों नहरों के माध्यम से यह जलमार्ग संभव हो पाता है। तीनों नहरों के माध्यम से ये जलमार्ग संभव हो पाता है। उद्योग मंडल नहर जो है कोच्चि से पाथममल सेतु तक है, और चंपकारा नहर ये कोच्चि से अंबाला मुगल तक, पश्चिमी तट नहर कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। नेशनल हाईवे 3 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या घोषित किया गया था 2008 में, काकीनाडा से पांडिचेरी तक, कृष्णा नदी, गोदावरी और बकिंघम नहर के द्वारा इसका निर्माण। लेंथ जिसकी है 1095 किलोमीटर। जहरवा है कि भारत की सबसे लंबी नौकागम नहर है, ये भारत की सबसे लंबी नौकागम नहर है। पांडिचेरी से लेकर के काकीनाडा तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 यहाँ पे देख सकते हैं काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में है और पांडिचेरी तक इसका विस्तार है। बकिंघम नहर, ये क्या है? बकिंघम नहर है, और यह नहर जो है भारत की सबसे लंबी नौकागम नहर कहा जाती है। कौन सी नहर? बकिंघम नहर जो है ये सब नौकागम नहर है सबसे लंबी भारत की, जिसका विस्तार काकीनाडा से पांडिचेरी तक है, और यह राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित हुआ था 2008 में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 जिसकी घोषणा 2008 में हुई थी, जियो नखली से पाराद्वीप बंदरगाह तक है। ब्राह्मणी नदी पर उड़ीसा नदी, लंबाई अगर देखा जाए 623 किलोमीटर तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 जिसकी घोषणा 2013 में हो गया था, ये लखीमपुर, भागा, सिच्चर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। सिच्चर तक अर्थात असम तक। बराक नदी पर बराक नदी असम में, जिसकी लंबाई 121 किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 है, जिसका विस्तार लखीमपुर, भागा, सिच्चर तक असम तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है ये तीसरा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है तीसरा गोवा में है। जुआरी नदी पर, इसी के मुहाने पर मार्मुगांव बंदरगाह स्थित है। इसी के मुहाने पर मार्मुगांव बंदरगाह स्थित है। वायु परिवहन, हम वायु परिवहन के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इस
हस्तलिखित नोट्स में इतना ही पढ़ा जाएगा। आप इस नोट्स को बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार इसको देखेंगे, तभी आपको यहाँ की सारी चीज़ें आपको तैयार हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। और प्लेलिस्ट की सारी वीडियो आप जितने भी हैं इसमें बना हुआ है, सारे वीडियो को आप 1 बाय 1 करके देख लीजिए, क्योंकि ये BPSC TRE 4.0 के लिए बहुत ही सफिशिएंट वीडियो हैं। सारा जितना भी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, चाहे वो हस्तलिखित नोट्स हो, कुछ भी डाल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। तो आप उन सभी प्लेलिस्ट के सारी वीडियो आप बार बार देखते रहें, आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत। अगर यहाँ से आप वो कर पढ़ेंगे सारा, फिर अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो यहाँ से लगभग आपका 90% तक कवर हो जाएगा। अभी हम और भी सारा कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, तो आप ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप इसे पढ़ते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें, वीडियो को देखते रहें, ये ज़रूर आपको फ़ायदा करेगा। चलिए हम मिलेंगे नए वीडियो में, नए क्लास में वायु परिवहन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।